नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जुझारू, दबंग, संघर्षशील नेता देवी सिंह जी भाटी। भट्ट साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है जी। भट्ट साहब, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे। आपने 7 बार चुनाव लड़ा, जिसमें से मेरे ख्याल से 6 बार चुनाव आप जीते। ना, 8 बार चुनाव लड़ा। का चुनाव लड़ा, 7 बार जीता हूँ। और सर, आपने जब भी चुनाव लड़ा अपने बलबूते पे चुनाव को जीता। इस बार जब पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मोदी जी की लहर थी, ऐसी स्थिति में कमज़ोर से कमज़ोर कैंडिडेट भी चुनाव जीत गए, आप क्यों हार गए? देखिए, व्यक्ति को कोई पता नहीं होता कि कल क्या घटित होने वाला है। जी। मुझे कभी जिंदगी में एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ना था। जी। यूं ही गपशप में, मजाक में नॉमिनेशन भरा है। परिस्थिति ऐसी बनी, कोई लड़ने वाला नहीं था। जबरदस्ती मेरे से वो फार्म विड्रॉ नहीं करने दिया और ऊपर वाले ने दिशा दी और विधायक बना दिया। जी। और लगातार जनता के बीच रहा, संघर्ष करता रहा, जेल भरो, रास्ता रोको, आम जनता के मुद्दे। इस बार मुझे ये लगा कि ऊपर वाला मुझे कोई अलग दिशा देना चाह रहा है कि इतना बहुत हो गया राजनीतिक क्षेत्र में। ये जिंदगी अपने लिए नहीं जीनी, दूसरों के लिए जियो। मैं कोई नाड़ी वैद्य नहीं हूँ, मैंने कोई वैद्य की डिग्री नहीं ले रखी। मुझे लगाया कि ऐसे छोटे छोटे नुस्खे जो आम आदमी को राहत दे, अस्पतालों की भीड़ से बचे, व्यर्थ खर्चों से बचे और शरीर स्वस्थ रहे। और इस दिशा में मुझे इतने नुस्खे दे दिए कि अब मैं क्लेम करता हूं कि मेरी जो पुस्तिका है 1 घंटे से 1 महीने में बीमारियों का देसी इलाज अगर वो काम में ले ले तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं रही। भट्ट साहब, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में मैंने कहा ना, ऊपर वाला योग बढ़ा। अच्छा। विधायक बना दिया, जी, मंत्री बना दिया, सब कुछ कर लिया। और अब उसने दिशा दी अलग। तो अब मैं गायों के लिए गौचर, ओरण, तालाब, बागोर, सामाजिक सरोकार, आम लोगों को फायदा हो, उस दिशा में मुझे वो ले जा रहा है। बट साहब, जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा पढ़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान के आप बड़े जुझारू नेता हैं। आपने इलाके के लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आपने काफ़ी लोगों को भूमि के टाइटल भी दिलवाए, सड़कें भी बनवाई, काफ़ी विकास कार्य कराए। उपनिवेशन विभाग में भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया। इसके बावजूद जनता ने आपके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते जी। एक रात की आवाज में सुबह 10,000 लोग आ जाते हैं अलग अलग गांव से जी, अपने खर्चे से। प्यार में कोई कसर नहीं। कल हनुमानगढ़ में मेरे किताब का ये पुस्तिका जो थी उसका विमोचन था जी। पूरे हनुमानगढ़ जिले से। मैं कोई पद पर नहीं हूँ, मैं उनको लाभ नहीं दे पा रहा हूँ, वो उनके दिमाग में। उसके बावजूद भी उनका इतना प्रेम है। चुनाव लड़ता हूँ मैं बीकानेर जिले से और हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो प्यार में कोई कोर कसर नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे ऊपर वाला स्वस्थ भी रख रहा है। इस 72 साल की उम्र में मेरे कोई बीमारी नहीं है और आम लोगों को फायदा मिले, परेशान न हो। मैं क्लेम करता हूं, जुकाम से लेके हार्ट से लेके लीवर, गुर्दा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, सबका इलाज कर सकता हूं। मेरी अपील यही है आपके द्वारा कि आप के अगर कैंसर दौड़ता हुआ आ रहा है पंजाब से, सारा आ गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, सारे, आप सीधा एलोपैथी का इलाज न लें, पहले देसी प्रयोग कर लें, निश्चित तौर पर आप बचोगे। तो वो प्यार मुझे उससे जोड़ रहा है, लोगों को लाभ दिला रहा है। चलो भट्ट साहब, आप किताब की बात करें तो चलो पहले किताब की बात कर लेते हैं। भट्ट साहब, राजनीति करते करते अचानक देसी नुस्खों का संकलन करना, और ये अचानक आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लाभ दिया
आपको याद होगा कि मैं जब सिंचाई मंत्री था तो यहाँ पीलीभंगा में इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी कि मुझे दमा का अटैक आया। आखिर में हेलीकॉप्टर से मुझे लिफ्ट कर जयपुर ले गए थे। तो अभी मुझे कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति मिल गए, बस्तीराम खीचड़ मोटायत के। उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 महीने सेंधा नमक रात को सोते हुए चाट लो, आपका 90% दमा ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा यार बड़ा कमाल है इसमें। तो देसी जो हमारे औषधि हैं, हमारे वैद्यों ने, दूसरों ने, ऋषि मुनियों ने तैयार की, तब मुझे लगा। फिर तो मुझे ऐसे ऐसे इलाज मिल रहे हैं। अभी एक ब्रेन ट्यूमर का मरीज ठीक हुआ है 3.5 महीने में। एक कैंसर का मरीज है, वो 2 साल में बिल्कुल तैयार होकर वो बच्ची की जब शादी कर दी। तो ये दिशा देने वाला वही है, तभी मैं डाइवर्सन मेरा इधर हुआ है। दोनों विपरीत काम है, राजनीति और आयुर्वेद दोनों विपरीत है। राजनीति है धोखा, मेरा जिंदगी जो तजुर्बा है, और उसमें जो ये कंपनी राज ने हमें तथाकथित प्रजातंत्र का ये एक स्वरूप दिया है, उसको हमने अपना लिया। और लोग करते हैं तारीफ, भोले लोग हैं, समझ नहीं रहे। हजारों साल तक अलग अलग शासन करने की विधि है। कोई कबीला राज करता था, कोई राजतंत्र चला, कोई और अलग अलग तंत्र चले, उसमें से इसकी तारीफें हो रही है प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र का आप नमूना देखिए कि अभी 1 वर्ष तक अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव चला, 1 साल तक। ये कोई तय करने की बात हुई कि 1 साल की अवधि, और वही हमारे पूरी दुनिया पर थोप दिया गया ये प्रजातंत्र। सरपंच का, प्रधान, प्रमुख, MLA, MP, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, डेयरी, कितने तरह के चुनाव, खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, खरबों। कोई प्याऊ भी बनाता है? किसके काम आ रहा है ये पैसा? पैसा देश का बर्बाद हो रहा है, समाज का बर्बाद हो रहा है। अब ये कौन सी विधि हुई? और हम जो आम हिंदुस्तानी, हमारा इतिहास है, इतना ईमानदार और खुददार, व्यापारी भी हमारा इतना ईमानदार और खुददार होता था, जिसको इस सिस्टम ने बेईमान बना दिया। पहले एक दफे बात जबान से कह दी, चाहे गर्दन कट जाए, हाँ हाँ बदलूंगा नहीं। अभी तो जो है हाँ सब आपके साथ। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव की विधि से गांव में झगड़े, जो सरपंच का चुनाव लड़ लिया, एक हार गया एक जीत गया, कि इसको तो रगड़ी दो, आइंदा चुनाव के लायक न रहे। इतना वैर भाव है। हम 5 आदमी मिलके बैठ के सारा फैसला कर लेते थे पूरे गांव का, समाज का। और अब इस विधि में कानून के द्वारा, आप सुनिए मेरी बात, हर एक चीज में जिन अंग्रेजों का हमने विरोध किया, उनकी शासन पद्धति, कानूनों का विरोध किया, लाला लाजपत राय का लाहौर में ब्रूटल ऐसा लाठीचार्ज करके वही मौके पर मार दिया, वो कानून हम आज लिए बैठे, जिसके लिए संघर्ष किया सैकड़ों वर्ष तक। और आप देखिए कैसे कानून, आपके घर के बाहर नाली टूट गई, आप ठीक नहीं कर सकते, मोहल्ला देखता है यार परेशान हो रहे हैं कीचड़ से, पर हमारा नगर पालिका एक्ट कहता है खबरदार जो अगर आपने सरकारी संपत्ति के हाथ लगाया था उसके खिलाफ कार्रवाई। अरे मैं ठीक कर रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है ना? कानून कहता है कि अगर सड़क किनारे बिना अनुमति के पेड़ लगाए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि समाज के बगैर कोई व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकती। अजी मेरी बात सुनिए आप, दिल्ली के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हत्या हुई, पूरा देश खड़ा हो गया कि सख्त कानून बनाओ, बना दिया, चलती बस में फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। समाज का नियंत्रण होता था जी। एक एक गांव में 20-20, 40-40 लोग कमारे मर जाते थे। मजाल है कोई एक ही घटना हो जाए? समाज के नियंत्रण बगैर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो राजनीति है, ये मैं इसको नहीं, जब तक समाज का नियंत्रण नहीं होगा, हो गया ना धीरे धीरे लोग 30-35 साल तक तो देखा। तो बट साहब कैसे हो, समाज का नियंत्रण कैसे हो? था ना, वो था, लेकिन अब वो नहीं रहा। कैसे नहीं? अब नैतिक पतन। बात सुनो जी, देखिए जब कानून और इस व्यवस्था से आम लोग अब संतुष्ट नहीं किसी भी क्षेत्र में, बिल्कुल किसी भी विभाग को ले लो, बिल्कुल अब लोग लग गए हैं अपने स्तर पर। कोई एक संस्था है, इंडिविजुअल है, वो लग रहा है पानी को रोक रहा है, पानी कोई रिचार्ज हो रहे हैं, कोई पेड़ लगाने में लग रहा है, सड़कों के किनारे पेड़ लगा रहे हैं, कोई घास हमने जैसे सेवन घास लगाया, चारा घास जगह जगह हजारों बीघों में लगा दिया, कोई देसी चिकित्सा कर रहा है, कोई और तरीके से अपना समाज के अलग हटके। एक अभी संस्था बनी है, उस ग्रुप ने ये तय किया है हमें चाहे जबरदस्ती पुलिस जेल में ही डाल दे, हम जमानत नहीं करवाएंगे, हम सरकार से कोई माध्यम से कभी भी रिलीफ लेने की कोशिश नहीं करेंगे। आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, समाज का ही नियंत्रण होगा तभी दुनिया में। मुझे बताइए कि आज अमेरिका तो इसका सबसे बड़ा प्रजातंत्र का पुरोधा माना जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार अमेरिका में होते हैं।
न्यूयॉर्क के अंदर शाम को 7 बजे के बाद में किसी गली में से नहीं गुजर सकते, है जो निकालो, नहीं तो वही आपको मार दिया जाएगा। शूट कर देंगे। तो इसलिए समाज के नियंत्रण से ही संभव है। बट साहब, आपने भी सेवन घास का जिक्र किया तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि आपके एरिया के अंदर एक बार गोचर भूमि में जी सरकार सड़क निकालना चाहती थी, आपने उस सड़क का विरोध किया जी, आपने वहाँ सेवन घास लगा दिया। वो पूरा मामला क्या था? देखिए, एक दानदाता ने जी बीकानेर जब राज्य स्टेट होती थी तो उस समय उनको 23,000 बीघा उन्होंने अपने पैसे से खरीद के गायों के लिए गोचर छोड़ दी जी, और उसमें खूब सेवन घास होती है। सेवन घास ऐसी है दुनिया में जी जो प्रोटीन में सबसे रिचेस्ट है, और वो जो घास हमने उस समय लगाया जी 5,000 बीघा तो जबरदस्ती सरकार ने गलत तरीके से अवाप्त कर ली। 18,000 बीघों में से हमने 9,000 बीघों में सेवन घास लगा दी और आज हजारों गायें उसमें चल रही है। सड़कें तो आप निकाल दो, सड़कों की कोई वैसे भी कमी नहीं थी, पर उन्होंने जो भी किसी को एक लाभ देना था या कुछ भी था, लेकिन आज वहां जो घास बच गई है, सेवन घास, उस गौचर के अंदर हजारों गायें वहां मुफ्त में। हमारी एक पुरानी पद्धति पूर्वजों ने दी है, शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था, बिना खर्चे के खेती, बिना खर्चे के पशुपालन, बिना खर्च, कम से कम खर्चे में शादी ब्याह मरना ये सारा हो जाता था। वो है, ये कंपनी राज आ गया। आप देखिए, मैं प्रजातंत्र का एक मिसाल दूं, फिर मुझे ध्यान आया, हमारे यहाँ किसान, पशुपालक, दस्तकार, कारीगर, जो भी हुनर वाले थे, हर एक का अपनी जाति से उसका हुनर भी उस हिसाब से था। कभी भी शनिवार रविवार की छुट्टी नहीं होती थी। एक अमावस्या को कारीगर है वो काम नहीं करते थे, बाकी 24 घंटे काम करना, फिर भी लखपति नहीं होते थे। कोई इक्का दुक्का बनिया व्यापारी है वो भले ही हो गया हो, बाकी लखपति नहीं होता था। इतनी मेहनत करने के बाद इस प्रजातंत्र को देखिए आप मेरे भाइयों, अपने ही जीवन काल में जो अंबानी अरब देशों में पेट्रोल पंप पर तेल भरते थे, अपने जीवन काल में खरबोपति हो गए। शरद पवार बॉम्बे के अंदर सिनेमा हॉल के बाहर टिकटों का ब्लैक किया करते थे, आज सबसे ज्यादा पैसे वाले गिने जाते हैं राजनीतिज्ञों में शरद पवार। छगन भुजबल बांद्रा स्टेशन के बाहर गोभी और पालक बेचते थे, लाखों पति। अडानी का कभी नाम सुना? 2 नाम हिंदुस्तान में सुने जाते थे, बिरला और टाटा, बातों में सब में उदाहरण उनके दिए जाते थे। और आम आदमी पिसता जा रहा है, उसको कह रहे खर्चा करो, और इधर इन्होंने सारा कुछ लूटना चालू कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। अभी पिछले दिनों में आपकी मीडिया में आया था, आधी दुनिया के पास जितना धन है वो 18 आदमियों के पास है। ये कोई संभव है? इसलिए हम लगे हैं देसी चिकित्सा पद्धति में 5 पैसे गोली का खर्चा आता है, 5 रुपए में बेचते हैं। बट साहब, आपने अंबानी, अडानी, छगन भुजबल वगैरह का आपने उदाहरण दिया। राजनीति में जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया है और नैतिकता का पतन हो गया है, इस पे अंकुश कैसे लगे? देखिए, समाज का पहले नियंत्रण होता था, उस राजा को भले एक बैठा दिया निमित्त मात्र के ये शासक है, लेकिन पुरोहित का नियंत्रण, समाज का नियंत्रण, समाज सिर्फ उंगली उठा देता कि ये राजा बेईमान है, ये उसका जीना हराम हो जाता। समाज ही नियंत्रण कर सकता है। धीरे धीरे समाज को आना पड़ेगा। कोई आवाज नहीं उठा रहा, हम भुगत रहे, पर एक खड़ा होकर सड़क पर आवाज उठा दे, लोग साथ जुड़ जाते हैं, प्रशासन और शासन की हवा खिसक जाती है। समाज का ही नियंत्रण होगा और धीरे धीरे आएगा। ये कंपनी राज से बचना पड़ेगा। ये लूट हो रही है आपके देखते देखते। भाटी साहब, आप कह रहे हैं धीरे धीरे समाज का नियंत्रण हो जाएगा और ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग हैं, उनका ये मानना है कि धीरे धीरे समाज के अंदर अराजकता बढ़ेगी। जिस तरह से आरक्षण चल रहा है, जिस तरह से जातिवाद चल रहा है, उस तरह से धीरे धीरे समाज के अंदर जहर पनप रहा है और ये अराजकता फैलेगी। जबकि आप कह रहे हैं कि समाज नियंत्रण ले रहा है। सिस्टम में दोष है। मुझे ये बताइए, कोई हिंदुस्तान में एक ऐसी कुर्सी बता सकते हो कि वहां जाते ही तुरंत आपको न्याय और रिलीफ मिल जाए? है कोई कुर्सी? इसलिए असंतोष है। मेरी बात क्या हो जाए, जहां जिस गांव में जैसे भी हमने राजनीति में ये प्रणाली बना ली प्रजातंत्र में, जिसके साथ बहुमत उसको कुर्सी और कलम। जहां निर्विरोध सरपंच हो जाता है वहां विवाद होता है, क्या झगड़ा होता है? प्रेम से चलता है। ये डलवाते हैं कि पहले लड़ो और फिर हम जो दूसरे बाहर राजधानियों में बैठे हैं, हम क्या कबाड़े कर रहे हैं, आप हमारी तरफ मत देखो, आप तो उड़ते रहो। सबको बांध दिया।
पहले के राशन कार्ड बनाओ, फिर के आप परिचय पत्र बनाओ, फिर को आधार कार्ड बनाओ, फिर के भामाशाह बनाओ, कभी कुछ बनाओ, रोज बैंकों के पूरा परिवार लेके जाओ। हम उससे उलझ नहीं पाते कि कैसे मैं मेरा कार्ड बनवा लूं, और रोज रोज कैसे कार्ड, मतलब आप इसमें उलझे रहो। और राजधानियों में हम क्या कबाड़े कर रहे हैं, कोई चाहे व्यापारी हो चाहे राजनीति के, उधर देखो मत। तो ये सारा षड्यंत्र है। बट साहब, आपने राजनीति की कमियां बताई, आप पे एक आरोप लगता है कि आप टेम्पर जल्दी लूज कर लेते हैं। वो एक सिंचाई सचिव का मसला हुआ था और वो अभी भी मामला विचाराधीन है अदालत में मेरे ख्याल से। क्या मामला था? नहीं देखिए, किसी को भी जब साजिशें चलती है, जी जी, हमारा जो सामाजिक न्याय मंच चलता था जी हाँ, इतना जबरदस्त, 36 कौम को एक जाजम पर बैठा दिया। नई नई लीडरशिप पनप रही थी, जिसके ऊपर 36 कौम विश्वास कर रही थी कि ये लड़का आगे निकलेगा, सबको साथ लेके चलेगा और न्याय के मुद्दे पर ये कैसा भी शासन प्रशासन हो, ये पीछे नहीं हटेगा। ये डेवलप हो रहा था। एक षड्यंत्र हुआ राजनीतिक पार्टी से और बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये तो आम जनता खड़ी हो रही है, तूफान खड़ा हो जाएगा, सबको हमें साफ कर देगा, और उसको बिखेर दिया। तो गुट बनाए, एक अलग जयपुर में मीटिंग की और उसके बाद में आरक्षण का मुद्दा ही दबा दिया गया। इसी प्रकार से ये साजिशें चलती रहती है, जो आगे बढ़ता है। बट साहब, सामाजिक न्याय मंच जो आपने बनाया था उसको धराशायी किया या उसको तारपीड़ो किया राजनीति ने, कुछ लोगों के षड्यंत्र है, आपका कहने का मतलब ये है? जी। अच्छा। तो बट साहब, अब राजनीति से लगता है आप थोड़ा दूर हो गए हैं और आप राजनीति को ठीक करना चाहता हूँ, राजनीति से बाहर रह के। हाँ यस, क्या है तो महात्मा गांधी ने कभी पद लिया क्या? विनोबा भावे ने कभी पद लिया क्या? उन्होंने दिशा दी है ना, ऐसा क्या है? ये पद तो एक भुलावा है, हमें भी उस समय ज्ञान नहीं था, पड़े रहे इसी राजनीति के कीचड़ में। लेकिन खैर ऊपर वाले ने जो भी मुझे जिम्मेवारी दिलवाई सिंचाई मंत्री की, आज भी बोलो इस हनुमानगढ़ जिले में बिना पद के भी हजारों लोग आए, तो आप काम करोगे, लोगों का विश्वास जमेगा और दिशा बनेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो जनता ने मुझे विश्वास दिया है, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया है, तो मैं उनको निश्चित तौर पर दिशा बताऊंगा और इस राजनीति को ठीक करेंगे। इस प्रकार नहीं होगा, एक बार रामलाल, एक बार श्यामलाल कर रहा है, दूसरे साल हरिराम उसका भाई आ गया, तीसरे साल वापस रामलाल आ गया। क्या हो गया 70 साल में, मुझे बताओ तो सही। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सही, खरबों का कर्ज चढ़ा दिया। लोग कहते हैं विकास करा दिया, विकास किस कॉस्ट पर? इस हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, कुल 3.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे माने जाते थे, और आज जो हमारे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 84 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे माने जाते हैं। कहां गया विकास? कर्जा लो वर्ल्ड बैंक से, फिर उनके गुलाम बनो, फला से कर्जा लो, कर्जे का कोई हिसाब नहीं, लिए जा रहे हैं और लुटाए जा रहे हैं। इस हिंदुस्तान को गिरवी रख रहे हैं, गिरवी, जिससे आप उधार ले लो, मन चाहे काम करवाता है आपसे। तो ये साजिश हो रही है। मैं जनता को खड़ा करूंगा और राजनीति की दिशा बदलने का प्रयास करूंगा, ऊपर वाला मुझे शक्ति देगा। भाटी साहब, तो ये सारा सिस्टम के अंदर रह करके भी किया जा सकता था, आप सिस्टम से बाहर आ गए। देखिए, आप जिस घर में रहते हैं फिर वहां नहीं बोल सकते, फिर वहां हमारे फिर आप उस घर के मेंबर होते हैं। हाँ, प्रजातंत्र की मैं बात करूं, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। इस प्रजातंत्र में राजनीतिक दल की बैठकों में आप जाओ, आप प्रतिनिधि हो, गिनती के 3-4 नेता बोलेंगे, आप सुनते रहो। आपको कागज पत्रावली बैग पकड़ा देते हैं, आप आए दुपट्टा फलाना लगाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और बैठे रहो, जाओ। बोले तो हमारी पार्लियामेंट में, संसद हो चाहे विधानसभाएं, उसमें जो पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया उसके खिलाफ अगर आपका दिमाग अगर चलता है, लेकिन बोल नहीं सकते, पार्टी से निकाल दिए जाओगे। तो ये सारा षड्यंत्र है कि कुछ एक लोगों के पास में सत्ता रहे, बाकी मतलब लोकतंत्र नहीं है पार्टी के अंदर, किसी भी पार्टी में। इस राजनीतिक जो ये स्वरूप दिया है प्रजातंत्र में, वहां नहीं है। प्रदेश के कद्दावर नेता देवी सिंह जी भाटी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी जी से। भाटी साहब, आप भी प्रदेश के सिंचाई मंत्री रहे। वर्तमान सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं फिर उसी सिस्टम पर आ जाता हूँ। सिस्टम में खामी है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला प्रकृति देता है। हाँ। फिर जो जिससे जुड़ा रहता है जी, भले ही वो उन्होंने MBBS करके डॉक्टर की डिग्री ले ली, जी, लेकिन फिर भी वो किसान परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है। जब आप बीमारी के नजदीक जाओगे तो आपके मन में आएगी, डॉक्टर भले ही नहीं हो कि थोड़ा घाव साफ कर दूं, थोड़ा घाव जल्दी मक्खियां उड़ा दूं, तो वो एक किसान परिवार से हैं, तो निश्चित तौर पर मुद्दे को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं, और मेरे ख्याल से प्रयास कर ही रहे हैं, आपके सामने हो। भाटी साहब, आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर राम प्रताप किसान के दर्द को समझते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, कोई और। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आदमी यही तो चाहता है कि मेरी पीड़ा के पास रहे, आंख से देखे और बेईमान ना हो। भाटी साहब, प्रदेश का नेतृत्व चाहे किसी ने किया, संगठन का कोई भी चाहे अध्यक्ष रहा, आपकी लाइजनिंग कमी बैठी। आपने कई बार प्रदेश नेतृत्व के एंटी स्टेटमेंट भी आपने जारी करता। उदाहरण के लिए जैसे भूपेंद्र यादव को या से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तो आपने कहा कि कौन भूपेंद्र यादव, हमसे वोट भी लेना चाहते और हमें पूछते भी नहीं। क्या बात, यही तो समस्या है इस प्रजातंत्र सिस्टम में कि खरी खरी मत बोलो, सुहाती सुहाती बोलो। मतलब कैसा घालमेल। हाँ भी भरवा रहे हैं, जिम्मेवारी भी दे रहे हैं कि आपने इसको चुना तय किया, उम्मीदवार राज्यसभा के मेंबर बन गया, तो कभी शक्ल नहीं देखी थी। तो मुझे लगा कि ये तो अन्याय है यार। मतलब हमारे से मताधिकार ले रहे हैं और जो उम्मीदवार है उनको जानते नहीं। तो मैंने पूछ लिया कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं, हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, बताओ तो सही। तब वो बात नेताओं को दिमाग में ठनकी कि ये ऐसे सवाल कैसे उठा रहे हैं, हमने तय कर दिया। तो खरी खरी कहने पर, इसलिए हमारे कवि हैं वहां पर मोहम्मद सदीक हुए थे, अभी स्वर्गवास हो गया। सच्ची सच्ची क्यों जद लगे डाम सा, डाम डाम सा, तो सच्ची कहने पर डाम सा लगता है। सच्ची सच्ची कौन सा लगा डाम सा। अच्छा अच्छा, सच कहने वाले को सजा मिलती है, सजा की परवाह नहीं करनी। भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ, क्या दिक्कत। भाटी साहब, एक सवाल दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्या आपको लगता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को रिपीट कर लेगी? निश्चित तौर पर, इसलिए कि जो कार्य प्रणाली है, हालांकि ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें हजारों 80,000 करोड़ तो बिजली विभाग में ही कर्जा देके चले गए, उससे उठना वापिस बराबर आना, वो स्थिति ला दी है आज वसुंधरा राजे जी ने। अब आम लोगों का विश्वास उनके अंदर है, और अभी आपने देखा कि यूपी में बीजेपी आने का सवाल ही नहीं, आई है ना, और ऐसा स्वीप किया है कल्पना से बाहर सबके आंकलन। भाटी साहब, यूपी की तुलना अपन राजस्थान से नहीं कर सकते। अरे कीजिए आप राजस्थान की। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपने आप को रिपीट कर लेगी। दो चार कारण बताइए, दो चार कोई ऐसे बड़े काम बताइए देखिए कि जिससे लगे कि जनता आपको। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास जी। और पिछला जब इनका शासन रहा था 2003 और 8 में, उन्होंने क्या गजब के काम किए। मैं जब था सामाजिक न्याय मंच में, तब भी 500 करोड़ मेरे क्षेत्र में वहां आई, जब ये यहाँ से दौरा किया था। वो कर सकता है क्या? एक तरफ तो राज परिवार से और फिर पूरा
पंजाब के पास से लेकर जैसलमेर तक 5 दिन तक उस तपती गर्मी के जी। अंदर दौरा किया। 500 करोड़ मेरे एक क्षेत्र में दे गए, जबकि मैं उस पक्ष में नहीं था, पार्टी में नहीं था। काम बोलता है, आज भी बोलता है, और अब भी विश्वास है। आप आने वाले थोड़े से महीनों में देखना, इतना जबरदस्त रिजल्ट सामने आएगा जनता के, कि जनता कहेगी इनके अलावा कोई शासन कर नहीं सकता। बट साहब थोड़े दिनों में ऐसा क्या होने वाला है? पहले तो हमने कर्जा बराबर किया बड़ी मुश्किल से, और अब हमारे पास जब धन है और लोगों की मांगे हमारे सामने, किस क्षेत्र की क्या पहली प्रायोरिटी है, वो सारे काम अभी आपके हर विभाग के क्षेत्र में होंगे। चाहे सड़कों को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। बट साहब अब आपकी किताब के बारे में थोड़ी चर्चा और करते हैं। जी। कल मैंने कार्यक्रम अटेंड किया था, जी, काफ़ी पूरे जिले से जी। सैकड़ों लोग आए थे, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग माने थे। हाँ, लगभग 3-4 हज़ार लोग थे, काफ़ी बाहर थे लोग। हाँ, आज भी पहले खचाखच भरा हुआ था हॉल पूरा। तो बट साहब आपने तो सरसरी नज़र मैंने किताब पे डाली थी, 1 घंटे से 1 महीना तक, आपकी किताब का शायद टाइटल यही है। जी। और ये इसका 2nd एडिशन का विमोचन हुआ है, मुझे लग रहा है इसको। तो बट साहब आपने जैसे कहा कि पैर की चोट के लिए हल्दी का लेप कीजिए, बासी थूक, बस सुबह का बासी लार, बासी थूक, सलाइवा। 18 साल पुराना महिला अभी मुझे जोधपुर में मिली, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी की बुआ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 18 साल तक मैं भुगती हूँ, मेरा घाव पूरा पैर सड़ा हुआ रहा। बासी थूक मैंने आपकी किताब देखी, लगाया, और ये देखिए मेरा घाव पूरा ठीक हो गया बिना खर्चे के। इसलिए हमारी पद्धति भी यही है, शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था, सारी चिकित्सा हो सकती है। मैं क्लेम करता हूँ इस पुस्तिका से आप इलाज कीजिए, 99% आपको अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा जी। ये अभी देखिए, मुझे सुबह थोड़ा हल्का जुकाम हो गया था, ठंड में था, कानों में रुई डाली, ठीक हो गया। कानों में रुई डालने से जुकाम ठीक हो जाता है? 5 मिनट जैसे ही आपको जुकाम हो, आप कान में रुई डाल लीजिए, तुरंत ठीक। अगर ज्यादा लेट डालोगे तो थोड़ा लेट ठीक होगा, लेकिन उसके बाद बिगड़ेगा नहीं। आंख में अगर आपके चश्मा लग गया है, बासी धूप लगाइए, चश्मा हट जाएगा। आपके चेहरे पर कहीं दाग है, मस्सा है, बासी धूप लगाओ, साफ। कहीं भी आपके दाद है, बासी धूप लगाओ, साफ। कहीं भी आपके स्किन सोराइसिस हो जाती है, जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, साफ। क्या चाहिए आपको, क्यों जाओ आप अस्पताल? आपके हनुमानगढ़ के अंदर इतने क्लिनिक खुल गए, आए उसका सिजेरियन, आए उसका सिजेरियन। हम कहते हैं कि गर्भवती महिला के बच्चा होने वाला जब पेट दर्द शुरू हो, नाभि के अंदर सिर्फ आप ये अरंडी का तेल लगा दो अंदर और बाहर, बच्चा अपने आप बाहर। सिजेरियन की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। जी। इसलिए मैं क्लेम करता हूँ अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। तो बट साहब हार्ट का एक बार लेप कर लीजिए, गारंटी है जिंदगी में, नो प्रॉब्लम। हार्ट का काय का लेप करेगा? 4 चीजें हैं, काली उड़द की दाल छिलके वाली, रात को भिगो दो, सुबह सिलबट्टे पर रगड़ लो जी। गूगल कच्चा 10-10 ग्राम है चारों सामग्री, अरंडी का तेल और देसी गाय का मक्खन, ये 2-4 मिला के आप लेप कर लो, 3 घंटे आराम करो, पट्टी बांध लो, और दिन भर उसके बाद में काम करो, कोई परहेज नहीं। 1 महीना कर लो, मेरा क्लेम है। अगर 90% भी आपकी नाड़ियां रुकी हुई, ब्लॉकेज है आपके, क्लियर, कोई स्टंट की जरूरत? अरे बेहोश आदमी पड़ा है, कोमा में है, नाक में देसी गाय का घी डालिए 2-2 बूंद, इसमें दिखा है मैंने, होश में आ जाएगा। आपका ब्रेन ट्यूमर साटेगा, 8 सीट का साग खाइए आप दोनों टाइम, साटेगा। आपका ब्रेन ट्यूमर ठीक, कैंसर ठीक, सारे इलाज हैं और मैं लाऊंगा। लोग मुझे बता रहे हैं, मैं उनका अनुभव करता हूँ, कुछ लोगों के ऊपर वो परीक्षण करके उसके बाद मेरी पुस्तिका में डाल देता हूँ। इसलिए अभी भी मैं आपको नहीं लगता 72 साल का भी जवान दिखता हूँ। हाँ, बिल्कुल दिखते हैं जी आप, बड़े चुस्त दुरुस्त है। तो उम्मीद करते हैं भट्ट साहब कि आपकी जो किताब है उसमें जो आपने नुस्खे संकलित किए हैं उसका आम जन लाभ उठाएगा और अपनी बीमारियों को दूर करेगा। तो ये थे देवी सिंह जी भाटी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार। भट्ट साहब आप हमारे स्टूडियो में बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत